हे गाइस, हाउस द जोश माहौल सरकार। आई होप रिवीजन अच्छा चल रहा है, आपका पढ़ाई अच्छी चल रही है, कॉन्फिडेंस मजा आ रहा है आपको, कॉन्फिडेंस से आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करने में मजा आ रहा है और पढ़ाई से प्यार हो रहा है आपको। सर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके दिल से आवाज आनी चाहिए कि यस मुझे पढ़ना है, क्लियर, आगे बढ़ना है, अपने आप को इंप्रूव करना है। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ओके तो सरकार, रजिस्ट्रेशन, टीडीएस एंड टीसीएस। ओके सरकार, चैप्टर नंबर 10 शुरू करते हैं हम रिवीजन। सबसे पहली बात रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 22, 23, 24, ये तीन सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये तीनों सेक्शन से पता पड़ता है कि रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है और किसको नहीं करवाना है, क्लियर। तो सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1 ने बोला है अगर किसी एसएससी का एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड करता है 20 लाख रुपए तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा, सेकंड बात, 4 स्टेट, सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी 4 स्टेट, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट जो देखना है अपने को वो केवल 10 लाख रुपए देखना है। यहां पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपए क्रॉस हुआ तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना। अच्छा ध्यान रखना, अगर आपका मैं बात कर रहा हूं एग्रीगेट टर्नओवर मतलब ऑल इंडिया बेस पे जितनी भी आपकी ब्रांचेस है सेम पेन नंबर पे सबको क्लब करके फिर देखने का है, भले इंट्रास्टेट सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, एग्जाम सप्लाई हो, टैक्सेबल सप्लाई हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, सब कुछ इंक्लूड करना है एक्सेप्ट सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी और जीएसटी कंपनसेशन सेस, सब कुछ इंक्लूड करना है। ओके सर ध्यान देना बेटा, अगर आपका एक भी ब्रांच लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुआ मतलब सारे ब्रांच लायबल टू रजिस्ट्रेशन हो गए। अब ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इन 4 स्टेट में से कोई भी एक स्टेट में है, मतलब कहां कहां बेटा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, इन 4 स्टेट में से कहीं भी आपका अगर एक भी ब्रांच हुआ तो ऑल इंडिया बेस पे आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए हो जाएगा। पर हाँ सर मान लो अगर आपकी एक ब्रांच इन 4 में से किसी एक स्टेट में है और वहां से अगर आप ऐसा सप्लाई करो जिसपे जीएसटी लेवी नहीं होता है, फॉर एग्जांपल आप वहां से एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई करते हो, तो अगर सर मैंने अभी बताया आपको कि एवरी सच स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। अब इन 4 स्टेट से आप ऐसे सप्लाई करो विच आर नॉट टैक्सेबल, तो ऐसे केस में इन 4 स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। अब जब इन स्टेट में रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी तो इनका टर्नओवर लिमिट भी नहीं देखा जाएगा, तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट आपका 20 लाख ही देखा जाएगा बेटा, 10 लाख नहीं देखा जाएगा, या कुछ केस में 40 लाख भी हम बात करेंगे, 40 लाख देखा जाएगा, क्लियर, पर 10 लाख नहीं देखा जाएगा। अच्छा एक बात और, एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर सारी ब्रांचेस का टर्नओवर देखना है, तो मान लो आप मणिपुर से एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सप्लाई करते हो तो वो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट तो बनेगा, पर वहां पे सिंस उस स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है इसलिए वहां का रजिस्ट्रेशन लिमिट जो 10 लाख रुपए है उसको कंसीडर नहीं करने का। ओके सर, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो, केवल आप सर सर्विसेज सप्लाई नहीं करते हो और ऐसे केस में सर इंट्रास्टेट सप्लाई ही करते हो, मतलब एज पर सेक्शन नंबर 24 यू आर नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली, तो आपको 40 लाख का लिमिट दिया गया है गुड्स के केस में। और हाँ, सर्विसेज आप सप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट एक सर्विस, कौन सी सर, आपने लोन दिए, एडवांसेस दिए, डिपॉजिट दिए, उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो वो भली एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विस है, फिर भी सर हम ये समझेंगे कि आप गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई नहीं कर रहे हो, पर उसके अलावा कोई और सर्विस अगर हुई आपकी भली एग्जेम्प्ट सर्विस हो तो ऐसे केस में टर्नओवर लिमिट 20 लाख ही देखा जाएगा, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, ये इंटरेस्ट की जो इनकम है उसको एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट करना है, ध्यान रखना बेटा, कंपोजिशन स्कीम के अंदर इंटरेस्ट की रेवेन्यू को हम एग्रीगेट टर्नओवर में और कहीं भी काउंट नहीं करते, पर ये है रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई हो या एग्जाम सप्लाई हो सब कुछ काउंट होता है, और इंटरेस्ट की इनकम भी, इंटरेस्ट की जो रेवेन्यू है वो भी आपके एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा, पर दिस विल नॉट डिस्क्वालीफाई यू फ्रॉम टेकिंग द बेनिफिट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिमिट ऑफ ₹40 लाख इफ अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्लियर, डन। सरकार अब बात कर रहा हूं, अच्छा वो 40 लाख का बेनिफिट के बारे में एक दो बातें आगे हो रहेगी तब और बात कर लेंगे। अच्छा अगर आप पहले सेक्शन नंबर 22 में लिखा था अगर आप पुराने लॉ में रजिस्टर्ड थे तो यू विल बी कंटिन्यूड इन न्यू एक्ट, जीएसटी के अंदर कंटिन्यू कर दिया जाएगा, आपका माइग्रेशन कर दिया जाएगा, अब वो बात काम की है नहीं। अच्छा कभी भी किसी भी कंपनी का अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर होता है तो जो नया एंटिटी है वो नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा, पुराना एंटिटी अगर बंद हो गया, बिजनेस डिसकंटिन्यू करा तो दे विल सरेंडर देयर रजिस्ट्रेशन। और हाँ, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव होता है फ्रॉम दी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, हाँ है ना बच्चा, तो उस दिन से आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए। और हाँ, सेक्शन नंबर 25 हम पढ़ेंगे आगे जिसमें लिखा है जिस दिन आप पे लायबिलिटी आती है फॉर रजिस्ट्रेशन उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। ओके अब सर अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टेट से केवल और केवल एक्सक्लूसिवली नॉन टैक्सेबल सप्लाई करो या एग्जाम सप्लाई करो तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ओके सर अब बात कर रहे हैं हम सेक्शन नंबर 24 की, ये वो सेक्शन है जिसने बोला कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेनिंग सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1, सर फॉलोइंग के केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इन लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सेक्शन नंबर 24 में लिखा है सबसे पहला पॉइंट,
सर अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो, पर ध्यान रखना इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स ही होगा केवल। क्लियर? क्यों? अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो सेक्शन नंबर 23 का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने बोला हुआ है इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज करने वालों को 20 लाख तक का बेनिफिट दिया हुआ है। उनका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होगा तो ही रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी लायबिलिटी आएगी, वरना रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हाँ, गुड्स के केस में ध्यान रखना इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई किया कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पर यस, एक केस में ध्यान रखिएगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स और अदर नोटिफाइड गुड्स, जिसमें जो ये हैंडीक्राफ्ट गुड्स बनी होती है, हाथ से बनी हुई गुड्स होती है बेटा, जिसमें मशीन थोड़ी बहुत यूज आ सकती है, वो उसके अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या आप इंटरस्टेट उन हैंडीक्राफ्ट गुड्स का सप्लाई भी करते हो तो भी आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, केवल और केवल हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में बात करूं मैं आपसे। ओके, सेकंड, अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो ऐसे केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको। सेम वे अगर आप एक एनआरटीपी हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सर नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, सर एनआरटीपी बोला तो साथ में, अच्छा मैं इस सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा, मैं अपनी सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूं ताकि लिंक रहे आपको बातें। जैसे एनआरटीपी बोला तो साथ में ओआईडीआर सर्विस सप्लायर जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है और जो सर्विसेज दे रहे इंडिया के अंदर टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसको कोई 20 लाख का बेनिफिट नहीं है। आपने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा रेसिपिएंट को। सर आप सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में कवर हो और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देन आप ऐसे कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हो जिस पर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। और ध्यान रखना, जिस पर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है उसको टीसीएस के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, भले वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर है या नहीं उसका, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन सर आप ऐसे कोई सप्लायर हो, भले सप्लायर ऑफ गुड्स हो या सप्लायर ऑफ सर्विसेज हो, आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करो जहां पर टीसीएस कटता है, तो ऐसे केस में सप्लायर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। पर सर्विसेज के केस में अगेन सेक्शन नंबर 23 का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दे दिया। और अगर आप सर्विसेज सप्लाई करते हो ईसीओ के थ्रू जहां पे टीसीएस कलेक्ट भी होता हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा सर्विसेज में। गुड्स के केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर? सरकार आप एजेंट हो जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे गुड्स और सर्विसेज आगे सप्लाई करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सर आप इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा टू डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट, भले आप सेपरेटली जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, उससे कंसर्न नहीं, आईएसडी का सेपरेट नंबर होगा। देन टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टीडीएस डिडक्ट करने की आपकी लायबिलिटी आती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह हम पढ़ेंगे, तो ऐसे केस में आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। भले ही आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन आपका है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर टीडीएस वालों को अलग से रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। क्लियर? पक्का? डन? ये सारे पॉइंट खत्म हो गए। सर किन किन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है? पक्का बच्चों? डन? तो सर ये हमने पढ़ लिया सेक्शन नंबर 24 किन किन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उससे रिलेटेड सारे दूसरे पॉइंट भी हमने कवर कर लिए हैं। ओके, अब हम पढ़ रहे सेक्शन नंबर 23। आई होप भारत माता की जय हो रही है। सेक्शन नंबर 23, सर पर्सन्स विच आर एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जिनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वो सेक्शन नंबर 23 ने बोला है। सबसे पहला बात, अगर कोई पर्सन इज एक्सक्लूसिवली एंगेज्ड इन सप्लाइंग एग्जाम गुड्स या एग्जाम सर्विसेज तो ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो। सेकंड, आप ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई करो जिस विच आर नॉट लायबल टू जीएसटी, सर जिस पे जीएसटी लगता ही नहीं है तो ऐसे केस में रजिस्ट्रेशन की जरूरत है ही नहीं। देन आप एक किसान हो और एग्रीकल्चरलिस्ट जिसका रेवेन्यू जो आता है वो आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड से ही रेवेन्यू आता है, तो ऐसे केस में उस किसान को भी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। प्लस गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो नोटिफाई कर सकता है कुछ लोगों को जिसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, उस नोटिफाई करके कौन कौन से पर्सन कवर किए। फर्स्ट, आप ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो जिसमें रिवर्स चार्ज लगता है तो रेसिपिएंट लायबल, आप पे लायबिलिटी आएगी नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। देन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप सप्लायर ऑफ सर्विस हो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर रहे हो जहां पर टीसीएस लगता है भी तो भी 20 लाख तक बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देन सर 40 लाख वाला बेनिफिट याद है बेटा, एक्सक्लूसिवली अगर आप गुड्स में डील करते हो और ऐसे केस में सर आपको 40 लाख का बेनिफिट दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। पर हाँ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वहां पे ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। ऑब्वियसली सेक्शन नंबर 24 में कवर हो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराओ। देन अगर आप सप्लाई कर रहे हो सर इन 3 गुड्स का, किस चीज का? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, देन पान मसाला, गुटखा, टोबैको बेस्ड गुड्स, इन 3 गुड्स के अगर आप सप्लायर हो तो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। पर याद ध्यान रखना, वो कोल्ड ड्रिंक कवर नहीं बेटा, एरेटेड वाटर विद स्वीटनिंग मटेरियल और फ्लेवर्ड, सर वो यहाँ कवर नहीं। ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम में वो 4th गुड्स वो भी था बेटा। क्लियर सर? देन ये 10 स्टेट के नाम लिखे बेटा, 10 स्टेट के नाम। सर ध्यान रखना, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास में। ओके सर, वो 10 स्टेट कौन कौन से देखेगी ध्यान से? अरुणाचल प्रदेश, अच्छा इसमें 4 स्टेट तो वही है, कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। देखो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड,
और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट तो वही है जहां पे आपको 10 लाख का बेनिफिट मिलता है, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्लियर। उसके अलावा 6 स्टेट और है जहां पर आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा, 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, यहाँ पे आपको बेनिफिट 20 लाख का ही मिलेगा। क्लियर। और हाँ, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो रखा है और यू वांट टू कंटिन्यू विद रजिस्ट्रेशन, या आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा तो हमें क्या दिक्कत है, आप कराओ भैया, 40 लाख का बेनिफिट नहीं चाहिए, आपकी चॉइस है बेटा। क्लियर, डन। ये वो लोग हो गए जिनको 40 लाख का बेनिफिट दिया गया है। ओके सर अब आइए, अच्छा ध्यान रखना, 40 लाख का बेनिफिट केवल गुड्स वालों के लिए ही है। हाँ, सर्विसेज भली टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, कुछ भी सप्लाई करा तो आप 20 लाख के लिए एलिजिबल हो, 10 लाख के लिए एलिजिबल नहीं हो। पर हाँ, अगर आपकी इंटरेस्ट की रेवेन्यू आती है तो वो एग्रीगेट टर्नओवर में तो इंक्लूड होगी, पर यू विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम टेकिंग द बेनिफिट ऑफ 40 लाख। क्लियर, डन सरकार। अब आ रहा है हम प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन नंबर 25 ने बहुत ही सुंदरता से कह दिया, सब सेक्शन 1 ने, कि एवरी पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन is required to apply for registration within 30 days from the date when he's become liable for registration। उसको 30 दिन के अंदर अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। और सर ध्यान देना बेटा, अगर उसने 30 दिन के अंदर अप्लाई कर दिया फॉर रजिस्ट्रेशन तो जिस दिन वो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन था उस दिन से ही उसका इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। सेकंड, सर अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो ऐसे केस में आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, वो भी एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड अगर आप एक सर टेरिटोरियल बॉर्डर में लोकेटेड हो तो सर वो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट जहां पे नियरेस्ट पॉइंट आता है उस स्टेट में आपको विद इन 30 डेज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके सर ध्यान रखना, अगर आपका एक ब्रांच मध्य प्रदेश में, एक ब्रांच गुजरात में, तो ऐसे केस में दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन कहलाएंगे और दोनों का कंपलसरी अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगा, सिंगल रजिस्ट्रेशन कैन नॉट डू द वर्क। पर अगर आप सेम स्टेट में लोकेटेड हो तो आपकी चॉइस है, आप चाहे तो सारी ब्रांचेस का अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले या सबका है सिंगल रजिस्ट्रेशन ले, या कुछ का अलग रजिस्ट्रेशन कुछ का सिंगल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आपने जितने भी प्लेस को सिंगल रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर कराया है, एक प्लेस को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा, बाकी प्लेसेस को आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेंगे, उन सबके एड्रेसेस आपको डिक्लेयर करना पड़ेंगे। और अगर आपने जितनी भी ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराया है विद द सेम पेन नंबर, उन सबको आपस में क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे बेटा। क्लियर, ओके। अगर आप एनआरटीपी हो, सर सबसे पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन पर्सन, नॉर्मल जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो पेन नंबर होना कंपलसरी, क्योंकि पेन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। पर अगर आप एक एनआरटीपी हो तो सर एनी अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे आप जिस कंट्री से आप आ रहे हो, जैसे मान लो नेपाल से आप आ रहे हो इंडिया में, तो ऐसे केस में आपके पास नेपाल के बिजनेस का वहां का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, या फिर सर वहां का सर पासपोर्ट वगैरह है, तो उनके बेस पे, अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के बेस पे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप एनआरटीपी हो तो, या आप ओआईडीआर सर्विस सप्लायर हो जो आउट ऑफ इंडिया सर्विसेज दे रहे हो, तो सर अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट के बेस पे आपको सर्विसेज, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज पेन नंबर होना कंपलसरी है। ओके सर, देन यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूएनओ या मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन विच आर नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट, तो ऐसे केस में इन लोग, और या फिर काउंसलेट हो या एम्बेसी हो फॉरेन कंट्रीज की, तो ऐसे केस में सर आपको यूआईएन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूआईएन नंबर क्यों बेटा? क्योंकि सर जो भी इनवर्ड सप्लाई आप लेते हो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर वाले, जितना भी यूआईएन नंबर जो ले रहे हैं, उस यूआईएन नंबर पे जितना भी उन्होंने इनवर्ट सप्लाई परचेज किया है, उस इनवर्ट सप्लाई पे जो जीएसटी पे किया होगा उसका उनको रिफंड मिलता है, इसलिए यूआईएन नंबर होता है। अच्छा, इन यूआईएन होल्डर्स को ध्यान रखना, एक बात और कहिए कि अगर इनका कोई आउटवर्ड सप्लाई है एंड इफ दैट आउटवर्ड सप्लाई इज टैक्सेबल, तो इनको सेपरेट जीएसटी में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज इनवर्ट सप्लाई पे जो टैक्स पे किया उसका रिफंड के लिए यूआईएन नंबर चाहिए इनको। और हाँ, इनके लिए बोल दिया कि इनको हर स्टेट वाइज अलग अलग यूआईएन नंबर की जरूरत नहीं है, सिंगल यूआईएन नंबर से काम चल जाएगा। ओके डन। चलिए एक दो बात और कर लेते हैं हम। अगर मान लो आप पे रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी थी पर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दे, जिसको सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब ऐसे केस में आपको जब इसने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया ऑफिसर ने, तो आपके पास चॉइस क्या है, या तो उसको एक्सेप्ट कर लो और फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दो, प्लस या फिर आपको लगता है नहीं आपके साथ बड़ी नाइंसाफी, तो यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एन एक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट। क्लियर, ठीक है साहब। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपकी एक यूनिट एसईजेड में है या यू आर अ डेवलपर ऑफ एसईजेड, तो ऐसे केस में उस यूनिट का या डेवलपर का आपको सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा। जैसे मान लो मुंबई अंधेरी में मेरा एक ऑफिस है, मेरी फैक्ट्री है, और एक और फैक्ट्री अंधेरी में ही एसईजेड में है, तो भले ही वो सेम स्टेट में, पर आई हैव टू टेक सेपरेट नंबर फॉर एसईजेड यूनिट या डेवलपर। क्लियर, डन। ओके, अब बात करें प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन की। सर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर अप्लाई करना तो कैसे अप्लाई करना है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन? सबसे पहली बात, ऑनलाइन अप्लाई होगा gst.gov.in जिन नहीं भाई,
www.gst.gov.in वेबसाइट पे आप जाएंगे, वहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे एक फॉर्म ओपन होगा GST-REG-01, फॉर्म नंबर GST-REG-01 ओपन होगा। उसके दो पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए ओपन होगा, पार्ट ए में आपसे सर आपका पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये वेरीफाई करेंगे बेटा। सर ये आप फिल करेंगे और स्टेट, कौन से स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अच्छा, पैन नंबर वेरीफाई करेंगे थ्रू सीबीडीटी वेबसाइट, वहां से डेटा फेच कर लेंगे। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ओटीपी के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा। और सर किस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हो आप खुद लिखेंगे उसमें। ओके, अब उसको जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा। सर अब टीआरएन नंबर जो जनरेट होगा उसको थ्रू आप पार्ट बी ओपन कर पाएंगे। क्लियर। अब पार्ट बी जब ओपन करेंगे, उस पार्ट बी में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी पड़ेगी, प्लस जो भी डॉक्यूमेंट उसने मांगे वो सब आपको सबमिट करने पड़ेंगे। उसके बाद आप एप्लीकेशन को जब सबमिट करेंगे तब आपको पूछेगा कि आधार ऑथेंटिकेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो जाएगी, और जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट करी उसके 15 डेज बाद ये मानेंगे कि आपने एप्लीकेशन सबमिट करी है। क्लियर। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन हो गया उस दिन मान लेंगे कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हो गई है। पर अगर आपने ऑप्ट किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बट यू फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, तो ऐसे केस में सर जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट किया था विदाउट आधार, मतलब विदाउट आधार, तो आपका फेल हो गया बेटा। उसके 15 डे बाद ये मानेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सबमिट हुई है बेटा। ओके, तो कुल मिला के अगर आधार ऑथेंटिकेशन हो गया तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन हुआ है वो दिन, या 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन पार्ट बी, व्हिचएवर इज अर्लियर इज द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, ये माना जाएगा। क्लियर। ये डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन क्यों रिलेवेंट है बेटा, क्योंकि आगे पढ़ने वाले हम कि विद इन 7 वर्किंग डे डिपार्टमेंट को या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या फिर नोटिस देना पड़ेगा आपको अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो। ओके, अब जैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करी आपको एक एक्नॉलेजमेंट इश्यू हो जाएगा, और अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो ऐसे केस में आपको एडवांस टैक्स, एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको जमा करानी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको एक्नॉलेजमेंट इशू होगा। क्लियर। अच्छा, आपकी एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू योर प्रॉपर ऑफिसर ज्यूरिसडिक्शनल। ओके, अब एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो गई अलोंग द डॉक्यूमेंट्स जो स्कैन करके आपने अपलोड किए उन सबको वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंटल ऑफिसर, और अगर उसको लगता है एवरीथिंग इज ओके देन एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर, देन ऐसे केस में विद इन 7 वर्किंग डे, ध्यान रखना पहले 3 वर्किंग डे था, अभी 7 वर्किंग डे हो गया है, विद इन 7 वर्किंग डे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा इन फॉर्म नंबर GST-REG-06। फॉर्म नंबर GST-REG-06 में आपको क्या मिल जाएगा भाई, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, अब ध्यान रखना बेटा, अगर आपने जो एप्लीकेशन सबमिट करी उससे ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है तो ऐसे केस में विद इन 7 वर्किंग डे वो आपको एक नोटिस इश्यू कर देंगे। उस नोटिस के अंदर लिख देंगे हमें क्या क्या डिस्क्रिपेंसी चाहिए और हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, क्लेरिफिकेशन या आपसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्या क्या चाहिए बेटा, वो सब उसमें लिस्ट बना के दे देंगे नोटिस में। पर ध्यान रखना ये 7 दिन में, 7 वर्किंग डे जब आपने सबमिट करी एप्लीकेशन उसके 7 वर्किंग डे में या तो नोटिस इश्यू करना पड़ेगा या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। दोनों में से कुछ नहीं किया डिपार्टमेंट ने तो ये मान लिया जाएगा कि योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन ये माना जाएगा। पर मान लो आपको नोटिस आ गया विद इन 7 वर्किंग डे, अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। क्लियर। रिप्लाई देने के लिए आपको अगेन 7 वर्किंग डे का टाइम दिया गया है। सर जो भी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन या क्लेरिफिकेशन उन्होंने मांगा है सर वो सब आपको सबमिट करना पड़ेगा अलोंग द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी उन्होंने मांगे विद इन 7 वर्किंग डे। अगर आपने रिप्लाई सबमिट नहीं किया तो योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। सेकंड, अगर आपने रिप्लाई सबमिट कर दिया तो सर अब ऑफिसर उस रिप्लाई को देखेगा, वेरीफाई करेगा एंड उसके 7 वर्किंग डे में वो डिसीजन लेगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करनी की रिजेक्ट करनी है। पर अगर अगेन 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, अप्रूव हो गई और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है मेरे भाई। क्लियर, डन। अब सर एक दो बातें और। सर देखिए नॉर्मली कितना टाइम है बेटा, 7 वर्किंग डे का टाइम है डिपार्टमेंट के पास टू गिव यू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पर ये 7 वर्किंग डे और यहाँ पे भी 7 वर्किंग डे। पर अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया था या फिर यू ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन पर आप फेल हो गए फॉर आधार ऑथेंटिकेशन तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के पास टाइम कितना है, 30 दिन का टाइम है बेटा। क्लियर। प्लस एक और पर्सन केस में कवर है। फर्स्ट पर्सन तो कौन है सर, जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया ही नहीं या फिर ऑप्ट किया पर फेल हो गया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर अगर कमिश्नर प्रॉपर ऑफिसर विद द ऑफिसर विद द ऑथराइज विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सॉरी सर प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द ऑफिसर who is authorized by commissioner not below the rank of assistant commissioner। मतलब असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑथराइज ऑफिसर से परमिशन लेने के बाद अगर उसको लगता है कि किसी एसएससी के रजिस्ट्रेशन से पहले उसके प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के पास 30 दिन का वक्त है। कितना, 30 डेज का वक्त है बेटा। अच्छा, 2 कैटेगरी के लोग कवर हो गए इसमें। एक तो अगर ऑफिसर को लगता है कि साहब फिजिकल प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही है तो वो पर्सन। सेकंड, जिसका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, उन लोगों के केस में डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो
सर 30 वर्किंग डे के अंदर, ध्यान रखना 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, आपको उनके पास या तो पावर है कि वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे उस प्लेस ऑफ बिजनेस का जिसका आपने अप्लाई किया है, और वो 30 दिन के अंदर या तो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देंगे या 30 दिन के अंदर आपको क्या दे देंगे, नोटिस इशू कर देंगे। क्लियर सरकार या तो आपको क्या दे देंगे बेटा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, या फिर 30 दिन में आपको नोटिस इशू कर देंगे अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो। कुल मिला के सर इन लोगों के लिए 7 दिन की जगह कितना टाइम दिया डिपार्टमेंट को, 30 दिन का वक्त दिया गया, सो दैट डिपार्टमेंट आराम से फिजिकल वेरिफिकेशन करके सेटिस्फाई होके फिर ही सेटिस्फाई, मतलब समझ रहे बेटा मेरी बात। सर अब की बार मोदी सरकार, ओके सर आपको क्या मिल जाएगा, या तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फिर नोटिस मिल जाएगा। नोटिस आने के बाद फिर आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन 7 डेज, और उसके 7 दिन में फिर डिपार्टमेंट एक्शन लेगा जो लेना है उसको बेटा। क्लियर माहौल सरकार पर। हाँ, ये 30 दिन में अगर डिपार्टमेंट कोई एक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है। क्लियर, अप्रूव हो गई है। क्लियर, पक्का माहौल सरकार। अब आइए कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है व्हाइल फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, वैलिड पैन नंबर, वैलिड इंडियन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, देन प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल मैंडेटरी फील्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, देन प्लेस ऑफ बिजनेस। अच्छा, आपके जितने भी एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है सबका एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा उसके अंदर, जुरिसडिक्शनल डिटेल, वैलिड बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम इंडिया, IFSC कोड, एटलीस्ट 1 प्रोपराइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी, कर्ता, मेंबर विद कॉरस्पॉन्डिंग पैन एंड ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हु इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद वैलिड डिटेल्स इंक्लूडिंग पैन आल्सो। ओके, अब सर आधार ऑथेंटिकेशन किन को करवाना है, ध्यान देना बेटा। आधार ऑथेंटिकेशन किन लोगों को करवाना है, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6A, 6B और 6D। सरकार आधार ऑथेंटिकेशन सबसेक्शन 6B और 6C ने ये बोला है कि सर फॉलोइंग लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। कौन कौन, इंडिविजुअल, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, मैनेजिंग एंड ऑथोराइज पार्टनर्स एंड कर्ता ऑफ एन HUF, इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। पर अगर मान लो इनमें से किसी को आधार नंबर इशू नहीं हो रखा है तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट पास टाइम है 60 डेज का कि ऐसे केस में उनके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन, और उसके बाद ही इनको क्या होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल पाएगा। ओके, अच्छा ध्यान देना, ये था सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6B और 6C। सबसेक्शन 6A भी है बेटा, पर वो अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है क्योंकि उसमें लिखा है कि जितने भी अब तक GST में रजिस्टर्ड पर्सन उन सबका भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। पर सर इससे काम बहुत फेल जाएगा, अभी डिपार्टमेंट ने इस पॉइंट को एप्लीकेबल नहीं किया है। हाँ, सेक्शन नंबर 25 सबसेक्शन 6D ने मना किया हुआ कि इन फॉलोइंग लोगों को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, इन फॉलोइंग लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। अब किन किन को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, तो सर फर्स्ट a person who is not a citizen of India, second a department or establishment of the central government या state government, local authority, statutory body, a public sector undertaking or a person who is applying for UIN। क्लियर, इन लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। ओके, अब जो हमने बात करी फिजिकल वेरिफिकेशन करने की, वहां पे रूल नंबर 25 ने बोला हुआ है कि जिन लोगों का सर आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो गया या आधार ऑथेंटिकेशन करवाना था पर उन्होंने ऑप्ट नहीं किया फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर सर रजिस्ट्रेशन जिन भी लोगों ने अप्लाई किया उन लोगों के लिए अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि साहब हमको फिजिकल प्रीमाइसेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, तो ऐसे केस में रूल नंबर 25 बोलता है ऐसे केस में प्रॉपर ऑफिसर जिस प्लेस ऑफ बिजनेस का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया एसएससी ने उस प्लेस पर जाएगा, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द पर्सन जिसके लिए जिसने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड सर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद विद इन 15 वर्किंग डेज वो रिपोर्ट, फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ वगैरह, सेल्फी वगैरह उसने कुछ ली हो तो वो अपलोड कर देगा ऑन दी सिस्टम जो आपको अवेलेबल हो जाएगा पोर्टल पे। ओके सरकार, अब आइए आधार ऑथेंटिकेशन कैसे करवाया जाता है बेटा, सिंपल सा सर, जस्ट नॉलेज के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपने उस पर रजिस्टर कराया बेटा और OTP भी आया था, वेरीफाई कराया नंबर आपने, तो उस मोबाइल नंबर पे क्या होगा, आधार का एक लिंक आ जाएगा बेटा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वो सर आपसे मोबाइल बेस्ड OTP आएगा, OTP को आप वेरीफाई कर देंगे, आधार ऑथेंटिकेशन हो गया। और क्या, समझे मेरी बात, बहुत ईजी सरकार। और से क्या होगा बेटा, जो आपका डेटा आधार में सेव है वहां से लिंक हो जाएगा पूरा, सो दैट सर आधार नंबर डाला सारी इन्फॉर्मेशन बाहर। ओके, अब सर रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है वो 15 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, आपको पता है। फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं स्टेट कोड, देन 10 डिजिट होते हैं पेन, देन एंटिटी कोड। जैसे एक ब्रांच नंबर 1 है तो 1 2 3 इस तरह से, देन नेक्स्ट 2 डिजिट होते हैं क्या, चेकसम, IT बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड ये नंबर होते हैं चेकसम। ओके, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी बात कर चुका आपसे बेटा। देन फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, रूल नंबर 10A वेरी इंपॉर्टेंट। सरकार ध्यान दीजिए सर, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी देनी पड़ती है, पर कई बार क्या होता है जैसे करंट अकाउंट फर्म के नाम पे खुलता है तो फर्म के नाम पे GST सर्टिफिकेट होता है तो ही बैंक करंट अकाउंट खोलता है, कई बार ऐसा होता है। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास बैंक अकाउंट डिटेल नहीं हो जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट कैन गिव देम रजिस्ट्रेशन इवन इफ बैंक अकाउंट डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड। पर यहाँ पे बोला है सर जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो गया उसके
45 डेज के अंदर विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और डेट ऑन विच रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड अंडर सेक्शन 39 इज ड्यू टू बी फर्निश्ड विच एवर इज अर्लियर, मतलब फर्स्ट रिटर्न जो आपको फाइल करना है वो, या जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला विच एवर इज अर्लियर, उससे 45 डेज के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ेगी। 45 डेज का टाइम आपको दे दिया है, पर हाँ ध्यान रखना अगर आपने इस 45 दिन में भी बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, ऐसा हम पढ़ेंगे आगे बेटा। ओके, प्लस ये फैसिलिटी जो 45 डेज की दी गई है ये इन दो कैटेगरी ऑफ लोगों को अवेलेबल नहीं है। फर्स्ट, पर्संस हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन अंडर रूल नंबर 12, मतलब टीडीएस और टीसीएस वाले लोग, और सेकंड जिसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया है ऑफिसर ने सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन, उन लोगों के लिए ये 45 डेज वाली फैसिलिटी नहीं है, मतलब उनको रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते वक्त ही बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी पहले। ओके, अब सर एनआरटीपी और सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी के लिए स्पेशल प्रोसीजर क्या है। सबसे पहली बात, इन लोगों को एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा बिफोर बिगिनिंग द बिजनेस। ओके सर, एनआरटीपी जो आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में आ रहे हैं टेम्परेली फॉर कंडक्टिंग एनी बिजनेस, अब सुनना बेटा ध्यान से, फॉर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विस वो इंडिया में आ रहे हैं टेम्परेली। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है ये अपने ही देश के लोग हैं, पर जिस स्टेट में टेम्परेरी जा रहे हैं उस स्टेट में ना तो इनका प्लेस ऑफ बिजनेस है ना इनका प्लेस ऑफ रेजिडेंस है, इसलिए उनको बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके, अब सर ध्यान रखना एनआरटीपी हो या सीटीपी हो, दोनों को केस में एडवांस में इनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में, प्लस इनको कोई 20 लाख का बेनिफिट नहीं है, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। एंड सर यहां पे बोल दिया है कि एनआरटीपी के लिए तो सेपरेट स्पेसिफाइड फॉर्म है जो आपको याद नहीं करना है, और सीटीपी के लिए नॉर्मल जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है REG01 उसी के थ्रू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। पर खास बात, इन दोनों को एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी एडवांस में पे करनी पड़ती है। अच्छा, एक सर्कुलर है आगे दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है इनको जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी है वो एस्टिमेटेड नेट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी नहीं बेटा। जैसे देखो एनआरटीपी की तो वैसे भी कोई आईटीसी अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट जो गुड्स उसने इंपोर्ट करी है अलॉन्ग विथ हिम, क्लियर, उस पर जो आईजीएसटी पे क्या केवल उसका आईटीसी मिलता है, बाकी को आईटीसी नहीं मिलता है, पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सारा आईटीसी मिलता है। तो इनको जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी है वो नेट टैक्स लायबिलिटी आफ्टर एडजस्टिंग आईटीसी जो है वही इनको पे करना होता है। अच्छा इनका रजिस्ट्रेशन जो वैलिड होता है वो कितने टाइम के लिए वैलिड होता है, जितने टाइम के लिए इन्होंने अप्लाई किया उतना दिन, या 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। पर अगर इनको अच्छा लग गया भाई मेरे को तो और बिजनेस कंटिन्यू करना है, तो ऐसे केस में सर ऑथराइज ऑफिसर इनको मैक्सिमम 90 मोर डेज के लिए इनका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर सकता है, पर 90 + 90 इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। एक सर्कुलर आया जिसने बोला अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को 180 दिन से भी ज्यादा अगर बिजनेस कंटिन्यू करना हो एज अ सीटीपी तो क्या ऑप्शन है उसके पास, कोई ऑप्शन नहीं है, ही विल हैव टू अप्लाई फॉर अ नॉर्मल रजिस्ट्रेशन। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, एज अ सीटीपी उसका काम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अब ऐसे केस में जो उसको मान लो उसको कोई स्टॉल बुक हुई थी बेटा, तो उसका जो अलॉटमेंट लेटर होगा वही उसका एड्रेस प्रूफ की तरह काम आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन हम नॉर्मल दे देंगे। क्लियर, डन। अच्छा एक बात और, अगर इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कराया बियॉन्ड 90 डेज तो ऐसे केस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इनको एडवांस में और जमा करानी पड़ेगी फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। ओके, ये सर्कुलर भी हमने आपको कवर करा दिया, कैजुअल टैक्स पर्सन और एनआरटीपी का डिफरेंस ऑलरेडी समझ में आ गया आपको बेटा। आइए अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 28। अच्छा, एनआरटीपी और सीटीपी में एक बात और ध्यान रखिएगा, एनआरटीपी की जो डेफिनेशन है उसमें इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये एक्टिविटी करने आया है, ये वर्ड्स मिसिंग है, जबकि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कोई गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है इन अदर स्टेट इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो ही वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाता है। मतलब इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस these words are missing in the definition of NRTP, but these are there in the case of casual taxable person। डिटेल में इसको मैं लेक्चर में ऑलरेडी समझा चुका हूं। ओके, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 28। सर अगर मान लो आपने जो रजिस्ट्रेशन करा रखा है उसमें कोई अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो उसके लिए अमेंडमेंट कब करना है, कैसे करना है, विद इन 15 डेज ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वही जीएसटी पोर्टल पे अमेंडमेंट के लिए, विद इन 15 डेज ऑफ चेंज आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे टू दी ऑथराइज ऑफिसर ऑन दी कॉमन पोर्टल, प्रॉपर ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी बेटा। अगर नॉन कोर एरिया में अगर अमेंडमेंट था तो ऐसे केस में जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अमेंड हो जाएगी, पर अगर कोर एरिया में अमेंडमेंट हुआ है तो ऐसे केस में योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, वो एग्जामिन करेगा, चेक करेगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह, और 15 वर्किंग डे में आपको क्या दे देगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड करके दे देगा। या फिर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, मेरे को कोई क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट चाहिए तो आपको नोटिस इश्यू कर देगा टू सबमिट द इन्फॉर्मेशन। पर अगर 15 डेज में ना नोटिस आया और नहीं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिला तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अमेंड हो चुका है। क्लियर। अब ऐसे केस में मान लो उन्होंने नोटिस आपको दे दिया तो उसके 7 वर्किंग डे में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, और रिप्लाई देने के बाद वो 7 वर्किंग डे में अच्छा आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। आपने रिप्लाई दे दिया तो उसको वो एग्जामिन करेंगे ऑफिसर, और विद इन 7 वर्किंग डे
आपके रिप्लाई आने के 7 वर्किंग डे में या तो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो, या फिर एक्सेप्ट करके अप्रूव कर देंगे। पर कुछ नहीं किया तो ऐसे कैसे मान लिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई और आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, अमेंड हो गया है। अच्छा, कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या कहता है, ये 3। फर्स्ट, अगर लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है, या एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, या फिर एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, सीईओ, या फिर इक्विवेलेंट पोजीशन वाला पर्सन हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, इनमें कुछ चेंज हो रहा है तो ये कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए प्रॉपर ऑफिसर को एप्लीकेशन जाएगी। बाकी फील्ड के लिए तो आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन अमेंड हो जाएगी आपकी। ओके सर, ये तीनों केस में देखो बेटा पेन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए रजिस्ट्रेशन डू नॉट वांट कैंसिलेशन। क्लियर। और हाँ, जिस पेन नंबर पे आपने ये चेंज के लिए अप्लाई किया है उस पेन पे जितनी भी ब्रांचेस उन सब में नाम चेंज होगा बेटा, उन सब में आपको चेंज के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके माहौल सरकार। अब आइए कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले टॉपिक की तरफ बात करते हैं हम। सबसे पहली बात, कैंसिलेशन की बात कब आएगी, 2 केस में आएगी, या तो आपने खुद ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने आपको रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए प्रोसीडिंग शुरू करी है। अब आप खुद कैंसिलेशन के लिए कब अप्लाई करेंगे सर, फर्स्ट केस, या तो आपने बिजनेस ट्रांसफर कर दिया या बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया आपने, या फिर चेंज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म थी, कंपनी बन गई, कंपनी थी प्रॉपर्टरशिप फर्म बन गई, या इस तरह का कुछ भी चेंज हो गया, अल्टीमेटली पैन नंबर चेंज हो गया तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा नए नंबर पे, और पुराने नंबर पे सरेंडर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर machine the taxable person is no longer liable to be registered under GST under section 24 या 22। मतलब आप पहले liable for registration थे, आपका टर्नओवर कम हो गया, या आप इंटरेस्टेड सप्लाई पहले करते थे अब नहीं कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन सरेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो आप चाहे तो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी वक्त, अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन अब आपको नहीं चाहिए तो। सर सेकंड, cancellation can be done by proper officer including a retrospective date also as he may deem fit। पर कब प्रॉपर ऑफिसर आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कब कब कर सकता है, उसके केसेस दे रखे। फर्स्ट, वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज कमिटेड एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रावेंशंस। फर्स्ट, he does not conduct any business from the declared place of business, he issues invoice or bill without supply of goods or service in violation of the provisions of this act or rules made thereunder। मतलब बोगस बिल इश्यू कर रहे हो बेटा। अच्छा सर ध्यान रखना, जैसे ये पॉइंट नंबर बी था, अब यहां देखिए बेटा पॉइंट नंबर ई देखिए, अगर आप देखो ये तो है बी पॉइंट में कौन बिल इश्यू करने वाला है यहाँ पे। ओके देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट नंबर ई, सर क्लोज नंबर ई देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर जो क्लोज नंबर बी में था यहाँ पे तो था जो पर्सन बिल इश्यू कर रहा है विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, और ई में लिख दिया क्या, अ पर्सन हु इज अवेयरिंग द आईटीसी इन वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 16 ऑफ द एक्ट और रूल्स मेड देयरअंडर। मतलब सर अगर आपने बोगस बिल इश्यू किया तो भी आप गए, और जिसने क्रेडिट लिया उसके बेस पे उसका भी रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड। नेक्स्ट, इफ ही वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन नंबर 171 मतलब एंटी प्रॉफिटिंग मेजर, देन इफ ही वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 10A मतलब वही 45 डेज के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट नहीं करी। देन सर पॉइंट नंबर एफ, ध्यान दीजिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इस बार ऐड हुआ है, बोलता है क्या, फर्निशेस द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन फॉर्म नंबर GSTR 1 अंडर सेक्शन नंबर 37 और फॉर वन और मोर टैक्स पीरियड विच इज इन एक्सेस ऑफ, मतलब जो 3B आप फाइल कर रहे हो उसमें आपने अपना सेल्स कम दिखाया है, टैक्स कम पे किया, और GSTR 1 में सेल्स ज्यादा दिखा रहे हो, सो दैट आपका जो ITC है वो रेसिपिएंट को मिल जाए, मतलब ITC रेसिपिएंट को मिल जाए, इधर सरकार को आप टैक्स पे नहीं करो। वाह भाई, अब ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। देन वायलेट्स द प्रोविजंस ऑफ रूल नंबर 86B मतलब सर जिनका भी किसी पर्टिकुलर मंथ में एक्सीडिंग 50 लाख रुपए टर्नओवर था, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट और जीरो डेट सप्लाई, उन लोगों को बोल दिया कि एटलीस्ट 1% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा इन कैश, क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कैश के थ्रू। अगर आपने वॉलेट किया तो योर रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। देन अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 6 मंथ, ध्यान रखना बेटा, रिटर्न मतलब GSTR 3B और 6 मंथ लिखा है, 6 रिटर्न नहीं बोला है बेटा। अच्छा कुछ लोगों के लिए अभी क्वार्टरली रिटर्न हो गया है तो उनके लिए 2 रिटर्न हो गए केवल यहाँ पे बेटा, अगर आपने 2 रिटर्न फाइल नहीं किए रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड अगर क्वार्टरली है तो। देन अ कंपोजिशन सप्लायर हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न फॉर 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, यहाँ टैक्स पीरियड है बेटा सर, और आपको पता है कंपोजिशन स्कीम वाले को एनुअली एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है GSTR 4। देन नॉन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ registration by a person who had taken the registration voluntarily, then where the registration has been obtained by means of fraud, willful misstatement or suppression of the fact, तो ऐसे केस में your registration is liable to be cancelled। और हाँ जितने भी कैंसिलेशन के अपने पॉइंट पड़े, भले आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने कैंसिलेशन के लिए प्रोसीडिंग शुरू करी, सर एक बार आपका टेम्पररी रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, और उसके बाद प्रोसीडिंग जब कंप्लीट होगी उसके बाद या तो रजिस्ट्रेशन आपका एक्टिव हो जाएगा वापस से, या फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा।
क्लियर सरकार। अब प्रोसीजर फॉर कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, जब एसएससी खुद अप्लाई करता है फॉर कैंसिलेशन, तो सर जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से उसको कैंसिलेशन की रिक्वायरमेंट आई, उसके 30 डेज के अंदर वो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेगा टू द प्रॉपर ऑफिसर। क्लियर सर, प्रॉपर ऑफिसर उसकी एप्लीकेशन एग्जामिन करेगा और उसके विद इन 30 डेज ऑर्डर पास कर देगा रिगार्डिंग कैंसिलेशन। पर उससे पहले जब वो एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन सबमिट करेगा, ध्यान है बेटा, whenever registration of SSC is cancelled, whenever person ceases to be taxable person, तो जितने भी गुड्स उसके पास है वो सभी मान लिए जाते हैं कि उसने खुद नहीं खुद को सप्लाई कर दिया है बेटा, सप्लाई। और सर जितने भी इनपुट इसके स्टॉक में होंगे, WIP फॉर्म में हो, रॉ मटेरियल फॉर्म में हो या फिनिश गुड्स फॉर्म में हो, या जितने भी कैपिटल गुड्स उसके पास है, उन सब का जो प्रोपोर्शनल आईटीसी आता है, जो हमने सेक्शन नंबर 18 के केस में पढ़ा हुआ है, क्लियर सॉरी आईटीसी के टाइम पढ़ा हुआ है, वो सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 5 और 6 में लिखा था बेटा, जो मैंने वहां पढ़ाया था आपको। सर वो सारे इनपुट्स का जितना भी प्रोपोर्शनल आईटीसी होता है वो, या कैपिटल गुड्स के केस में जितना भी आईटीसी उसने अवेल किया था डिवाइड बाय 60 मंथ इनटू रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इन कंप्लीट मंथ, उतना प्रोपोर्शनल आईटीसी या उनकी ओपन मार्केट वैल्यू पे जो जीएसटी बनता है, क्लियर, उतना उसको पे करना पड़ेगा और स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन उसको सबमिट करनी पड़ेगी। क्लियर। अब आ रहा हूं कहा, अगर प्रॉपर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन आपका क्या करता है, कैंसिल करता है, तो ऐसे केस में सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हुए वो आपको शो कॉज नोटिस इश्यू करेंगे। अब शो कॉज नोटिस का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज। अब सर अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो विद इन 30 डेज ऑर्डर पास कर सकता है रिगार्डिंग कैंसिलेशन, और अगर आपका रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है तो प्रॉपर ऑफिसर विल ड्रॉप द प्रोसीडिंग्स एंड पास द ऑर्डर विद इन 30 डेज कि नहीं, इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं। और हाँ ध्यान रखिएगा सर, आपको शो कॉज नोटिस सर हुआ, उसका रिप्लाई देने की जगह आपने क्या कर दिया, जिस डिफेक्ट की वजह से आपका रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल कर रहा था, उस डिफेक्ट को आपने रेक्टिफाई कर दिया। मतलब मान लो आपने 6 महीने से ज्यादा रिटर्न फाइल नहीं किए, तो आपने टैक्स जो पेमेंट बाकी था आपका टैक्स पे कर दिया विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी और रिटर्न सबमिट कर दिए। तो ऐसे केस में जो प्रोसीडिंग ऑफिसर ने शुरू करी वो अपने आप क्या कर देगा, वो विड्रॉ कर देगा। इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग आप सर जो कंप्लायंस बाकी थे आपके पूरे कर दो भैया। सर देन अब सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की क्या कहानी है, रूल नंबर 21A। सर जब भी रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए या तो एसएससी अप्लाई करता है या डिपार्टमेंट के ऑफिसर कैंसिलेशन के लिए आपको प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। तो पहली बात कर रहा हूं, जब एसएससी खुद अप्लाई करता है फॉर कैंसिलेशन, तो उसका जिस दिन उसने अप्लाई किया फॉर कैंसिलेशन या इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन जो उसने लिखा है एप्लीकेशन में विच एवर इज लेटर, सर उस दिन से मान लिया जाता है कि उसका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सस्पेंड हो गया है। क्लियर। और जिस दिन उसका या तो कैंसिलेशन हो जाएगा या कैंसिलेशन की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, उस दिन से सस्पेंशन विड्रॉ हो जाएगा और मान लिया जाएगा कि इसका रजिस्ट्रेशन वापस एक्टिव हो गया। सस्पेंशन मतलब एक तरह से टेम्पररी कैंसिलेशन हो गया बेटा। क्लियर। अच्छा अब सर इसका इंपैक्ट क्या बताता हूं 2 मिनट बाद। सेकंड बात, अगर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन क्या किया है, कैंसिलेशन के लिए प्रोसीडिंग शुरू करिए, तो ऐसे केस में सबसे पहले वो क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देगा। अच्छा पहले ये था कि आफ्टर अफोर्डिंग द सेड पर्सन रीजनेबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, ये काट दिया है। अरे भाई सस्पेंड करना रजिस्ट्रेशन ही अपने आप में क्या है, एक तरह से अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड है बेटा। तो सर आपको कोई डबल अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड नहीं मिलेगी। अगर ऑफिसर को आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, तो सबसे पहले क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन वो सस्पेंड करेगा और आपको कम्युनिकेट कर देगा थ्रू कॉमन पोर्टल, प्लस आपको ईमेल के थ्रू भी वो कम्युनिकेट कर देंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया भाई, सस्पेंड हो गया है इन रीजन की वजह से। अब अपना सर रीजन सबमिट करें, अपना कोई रिप्लाई हो तो सबमिट कर दीजिए। प्लस सबसेक्शन 2A, सब रूल नंबर 2A बहुत ही इंपॉर्टेंट इस बार जो इंसर्ट हुआ है, बहुत ही शानदार। देखो बेटा सर क्या हुआ, लोग क्या करते हैं, बोगस बिल का काम कर रहे हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एलिजिबल पास ऑन करने के लिए लोग क्या करते हैं, जीएसटीआर 1 के अंदर सेल दिखा दी मान लो 100 करोड़ की, जबकि जीएसटीआर 3 भी जब फाइल किया उन्होंने उसी महीने का, उसमें केवल 10 करोड़ की सेल दिखाई और 10 करोड़ के हिसाब से जो टैक्स बनता है केवल उतना ही पे किया। अब साहब सेल जीएसटीआर 1 के अंदर 100 करोड़ की दिखाई अगर उन्होंने, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीएसटीआर 1 उन्होंने सबमिट किया, रेसिपिएंट के 2A में चला जाएगा, रेसिपिएंट को क्रेडिट मिल जाएगा और रेसिपिएंट तो मजे ले लेगा बड़ा क्रेडिट के, जबकि सरकार को पैसा मिला ही नहीं। तो इस तरह का लोग जो काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिए सब रूल नंबर 2A आया और सब रूल नंबर 2A ने बोला कि अगर डिपार्टमेंट ने कोई कंपेरिजन किया आपके रिटर्न्स का 3B का किसके साथ में, आपने जो आउटवर्ड सप्लाई सबमिट करी है इन जीएसटीआर 1, या फिर सर आपके जीएसटीआर 2A को उन्होंने देखा कि कितना क्रेडिट आ रहा है और आपने एक्चुअली रिटर्न के अंदर कितना आईटीसी लिया है, इनवर्ट सप्लाई। क्लियर। उनको कंपेयर किया और पता पड़ा बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी पाई गई, जहां डिपार्टमेंट को लगा कि मामला गड़बड़ है, तो वो चाहे तो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं, कैंसिल, और कैंसिल करने के लिए वो क्या कर देंगे, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे और इसका इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट कर देंगे थ्रू कॉमन पोर्टल एज वेल एज ईमेल। क्लियर, समझे मेरी बात। माहौल प्लस ध्यान दीजिएगा बेटा, और आपको बोलेंगे कि आप अपना रिप्लाई दीजिए विद इन नेक्स्ट 30 डेज कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। ओके देन अब आपका रजिस्ट्रेशन कभी भी सर सस्पेंड होता है, भले आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया था या डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन के लिए प्रोसीडिंग शुरू कर दी, तो ऐसे केस में यू आर नॉट सपोज टू मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई। इसका मतलब ये होता है यू कांट इश्यू अ टैक्स इनवॉइस टिल द टाइम ऑफ सस्पेंशन। आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, टैक्स इनवॉइस इश्यू नहीं कर सकते। प्लस प्लस ध्यान रखिएगा इस पीरियड में आपको कोई रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है।
आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत भी नहीं है। प्लस ध्यान दीजिएगा, इस पीरियड में आपको कोई रिफंड भी नहीं मिलेगा। यू विल नॉट बी अलाउड एनी रिफंड अंडर सेक्शन नंबर 54 अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो रखा है, सस्पेंड हो रखा है तो। क्लियर? अब ध्यान देना बेटा, अगर आपका सर प्रोसीडिंग चल रहा है, आपने रिप्लाई सबमिट किया और डिपार्टमेंट लगा नहीं नहीं यार एवरीथिंग इज फाइन, रजिस्ट्रेशन इसका कंटिन्यू होना चाहिए, तो ऐसे केस में सस्पेंशन विड्रॉ कर देंगे और ऑफिसर के पास पावर है कि कभी भी वो चाहे तो आपका सस्पेंशन विड्रॉ कर सकता है। एंड अगर प्रोसीडिंग्स ऑफ कैंसिलेशन कंप्लीट हो गई है, या तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया या एक्टिव हो गया, दोनों ही केस में आपका रजिस्ट्रेशन जो सस्पेंड हुआ था वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओके, अच्छा अब मान लो आपका सस्पेंशन विड्रॉ हुआ और आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो गया, तो ऐसे केस में टिल द टाइम ऑफ दिस, मतलब जिस पीरियड के लिए आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड था, आपने जो भी सप्लाई करी उस पर टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं किया होगा बेटा आपने, यू कांट इश्यू द टैक्स इन्वॉइस, क्योंकि आप कस्टमर से कोई टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकते, आपने रिटर्न भी फाइल नहीं किए होंगे, तो ऐसे केस में यू विल बी रिक्वायर्ड टू इश्यू द रिवाइज टैक्स इन्वॉइस टू ऑल दोज कस्टमर जिनको आपने गुड सप्लाई किया है इस पीरियड के अंदर। और जब आप फर्स्ट रिटर्न की जो प्रोविजन होते हैं, मतलब जो भी सप्लाई आपने इस पीरियड में किया उसके लिए आप रिटर्न सबमिट करेंगे और उस रिटर्न जो अगला रिटर्न सबमिट करेंगे उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ये फर्निश कर देंगे कि आपने क्या क्या सप्लाई किया। क्लियर? डन, पक्का बच्चों? और ये एसओपी दे रखा है, ठीक है, ये प्रोसीजर जो मैंने आपको पढ़ाया वही था। अब सेक्शन नंबर 29 सब सेक्शन 5 और 6 कितना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ता है इन केस ऑफ कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन, जो मैंने आपको पढ़ाया वो यहाँ पे चार्ट फॉर्म में दे रखा है। देन अब मान लो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया भाई, कैंसिल हो गया, अब कैंसिलेशन को रिवोक कराना है, मतलब साहब आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल। अब एसएससी अप्लाई करा, सर प्लीज सर मेरे रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो साहब, अब कैंसिल तो हो गया, तो अब इसको विड्रॉ करने के लिए, रिवोक करने के लिए सर रूल नंबर 23 बोलता है कि सर ऐसे केस में जिस दिन कैंसिलेशन हुआ है उसके 30 डेज के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा टू द प्रॉपर ऑफिसर कि प्लीज मेरे कैंसिलेशन और रजिस्ट्रेशन को रिवोक कर दीजिए ऑर्डर को। पर ज्वाइंट कमिश्नर या एडिशनल कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो 30 दिन का टाइम आपको और एक्स्ट्रा दे सकता है अगर आप लेट हो गए विद रीजनेबल रीजन तो, और कमिश्नर के पास पावर है कि वो चाहे तो अगर आप 30 दिन प्लस 30 दिन में भी लेट हो गए तो फर्दर 30 दिन तक का डिले को कंडोन कर सकता है इफ देयर इज अ रीजनेबल रीजन। क्लियर? अच्छा, अब आपने अप्लाई कर दिया रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए, ऐसे केस में आपकी एप्लीकेशन वो एग्जामिन करेंगे ऑफिसर और उनको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, अब रजिस्ट्रेशन को इनके एक्टिव कर देना चाहिए, तो दे विल रिवोक द ऑर्डर पास बाय रिवोक द कैंसिलेशन ऑर्डर पास बाय देम, या फिर उनको लगता है नहीं नहीं हम तो रिवोक नहीं करेंगे, तो एक बार आपको शो को नोटिस देंगे कि भाई ये रीजन है जिसकी वजह से हम आपका कैंसिलेशन रिवोक नहीं कर सकते, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दी, उसका आप रिप्लाई देंगे विद इन 7 डेज, और उसके बाद वो रिप्लाई को कंसीडर करने के बाद 30 दिन के अंदर ऑर्डर पास करेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल हुआ उसको रिवोक करना है कि नहीं करना है। भारत माता की जय। ओके, माहौल। और सर ध्यान रखना, जो भी कैंसिलेशन पढ़ा हमने या जो भी हमने नए रजिस्ट्रेशन की बात करें, जो CGST एक्ट में होगा वही SGST के लिए भी होगा, अलग अलग अप्लाई नहीं करना। CGST में कैंसिल हुआ मतलब SGST में भी हो गया बेटा, एंड वाइस वर्सा आल्सो। क्लियर? डन। अच्छा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोपराइटर सर एक सर्कुलर था जिसमें सारे पॉइंट्स को मर्ज करके एक साथ दिया हुआ है कि क्या क्या होता है, क्या क्या डेथ ऑफ द प्रोपराइटर के केस में GST में इंपैक्ट क्या आएंगे। सबसे पहली बात, अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो सर एज ए गोइंग कंसर्न अगर बिजनेस ट्रांसफर हुआ तो ट्रांसफर को नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड थिंग, जो ट्रांसफर है जिसकी डेथ हो गई बेटा सोल प्रोपराइटर, उसका पैन नंबर अब काम का नहीं है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, उसके लीगल हायर्स को अप्लाई करना पड़ेगा फॉर कैंसिलेशन। अच्छा, बिजनेस अगर कंटिन्यू हो रहा है तो नए जो ट्रांसफर है जिसने बिजनेस परचेज किया है, जिसको बिजनेस लीगल हायर्स ने अगर कंटिन्यू किया तो लीगल हायर्स के नाम पर जो नया पैन नंबर होगा उसके नाम पर अलग नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, पुराने के लिए कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। प्लस अगर मान लो आपके पास एक्सेस ITC बैलेंस पड़ा था तो सर वो नए रजिस्ट्रेशन नंबर पे पास हो जाएगा, GST ITC 02 नंबर के फॉर्म के थ्रू सर ITC पास हो जाएगा। और जब ट्रांसफर मतलब जो डिजीज पर्सन है उसके लीगल हायर्स जब उस फॉर्म को फिल करेंगे उसमें रीजन लिखेंगे डेथ ऑफ द प्रोपराइटर और इस रीजन से हम ITC पास ऑन कर रहे हैं। क्लियर? सर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी आपको पता है, लायबिलिटी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि सर अगर बिजनेस कंटिन्यू होता है तो जो पर्सन बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है सारी, अगर मान लो प्रोपराइटर की जितनी भी लायबिलिटी थी वो पेंडिंग थी, मान लो CGST, SGST, IGST, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, जो भी लायबिलिटी पेंडिंग थी, ऑल दोज लायबिलिटी विल बी शिफ्टेड टू दी पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस। और अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो उसके लीगल हायर्स को वो लायबिलिटी सारी पे करनी पड़ेगी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पर। हाँ, अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो लीगल हायर्स को जब लायबिलिटी पास ऑन होती है तब लायबिलिटी उतनी ही पास ऑन होगी मैक्सिमम जितना उसको प्रॉपर्टी पास ऑन हुआ है इन इनहेरिटेंस। क्लियर? जितना उसको प्रॉपर्टी मिला है मैक्सिमम उतना ही लायबिलिटी उसका होगा टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी मिला के। क्लियर? डन। अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो ओके सरकार, ये पूरा रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग सारी बातें खत्म होती है। अब साथ ही पढ़ लेते हैं हम TDS और TCS। सेक्शन नंबर 51 इज रिगार्डिंग TDS। सर टैक्स डायरेक्टरेट सोर्स। अच्छा, गवर्नमेंट को पावर की अंडर सेक्शन नंबर 51 में नोटिफाई कर सकते हैं किन किन को TDS काटने की जरूरत होगी। पहली बात तो बताता हूं आपको, सर TDS ये इनकम टैक्स वाला नहीं है, GST वाला है। अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई
वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीएसटी इज एक्सीडिंग ₹2.5 लाख, तो ऐसे केस में जीएसटी वाला टीडीएस एप्लीकेबल हो जाता है। रेट ऑफ टीडीएस 2% है, सी जीएसटी 1%, एस जीएसटी 1% और आई जीएसटी है तो 2% इज द रेट ऑफ टीडीएस। अच्छा, अब टीडीएस कौन कट करेगा? टीडीएस कब एप्लीकेबल होता है? जब रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या सर्विस, जो कॉन्ट्रैक्ट का रेसिपिएंट है, वो रेसिपिएंट कौन है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, गवर्नमेंटल एजेंसी है या अदर नोटिफाइड पर्सन। नोटिफाइड पर्सन कौन नोटिफाई किया बेटा? फर्स्ट, एन अथॉरिटी और अ बोर्ड और एनी बॉडी set up by an act of parliament or state legislature या established by any government with 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function। मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है बेटा? 51% और मोर। अगर इक्विटी पार्टिसिपेशन है तो वो सब बॉडीज को टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। देन सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट या फिर कोई भी पीएसयू अगर है तो ऐसे केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। इफ दीज पीपल आर रेसिपिएंट और सप्लायर अगर है जिसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन ₹2.5 लाख अदर देन जीएसटी एक्सीडिंग ₹2.5 लाख होना चाहिए बेटा, तो यहाँ पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, रेसिपिएंट अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पर कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, तो वहां पे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। प्लस जितने भी टीडीएस डायरेक्टर है जिनकी मैंने बात कही आपसे, ये अगर आपस में एक दूसरे को सप्लाई करते हैं कोई भी गुड्स या सर्विस, तो भले ही कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितना भी हो, इनको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर्कुलर देके बोला, नोटिफिकेशन देके बोला हुआ है बेटा। ओके सर, अब बात आती है क्या? अगर टीडीएस काटने की बात आती है तो सबसे पहली बात, अगर आपकी गुड्स सर्विस एग्जम्प्ट है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिडक्टिंग द टीडीएस। केवल टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस का अगर आप सप्लाई करते हो तो ही टीडीएस करता है। सेकंड बात, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड बी एक्सीडिंग ₹2.5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। क्लियर? तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। एग्जैक्ट 2,50,000 है तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। एक्सीडिंग ₹2.5 लाख होगा तो ही टीडीएस लगेगा, वो भी टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस। क्लियर? अच्छा, टैक्सेबल प्लस एग्जम्प्ट दोनों सप्लाई करो तो उसमें टैक्सेबल पोर्शन कितना है? वैल्यू ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो टैक्सेबल है वो अगर एक्सीडिंग 2.5 लाख है तो ही टीडीएस करेगा। सेकंड थिंग, सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से अबव है, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन जीएसटी, तो टीडीएस एप्लीकेबल होगा। पर जब जब वो गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जिनको टीडीएस काटना है, डायरेक्टर पेमेंट करेगा, तब तक उस अमाउंट से 1% या 2%, 1% सीजीएसटी 2% आईजीएसटी, मैं 2% बोलूंगा बेटा, तब तक 2% उसको टीडीएस काटना पड़ेगा जब जब पेमेंट करता है बेटा, तब तक। क्लियर? अच्छा, जो भी टीडीएस काटा है इन्होंने वो सर इनको GSTR 7 एक स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस होता है बेटा, ये जो इनको सबमिट करना पड़ता है बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑन मंथली बेसिस, और उसमें किसका टीडीएस इन्होंने काटा है वो सारा डिटेल इसमें लिखेंगे ये लोग, और जो सप्लायर था जिसका टीडीएस काटा है इन्होंने उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सर रेसिपिएंट जो सप्लायर ऑफ सर्विस है या सप्लायर ऑफ गुड्स है वो क्या करेगा? जब अपने जीएसटी पोर्टल पे जाएगा वहां पे एक ऑप्शन आता है एक्सेप्ट द टीडीएस एंड टीसीएस, वो एक्सेप्ट करेगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो सारा अमाउंट आ जाएगा जो भी टीडीएस कटा है उतना। क्लियर? टीडीएस हो या टीसीएस हो। अच्छा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ये क्यों लाया टीडीएस का कॉन्सेप्ट? क्योंकि जैसे ही ये टीडीएस कट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कॉमन पोर्टल पे, जीएसटी पोर्टल पे उसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी और वहां पे सप्लायर को वो सप्लाई दिखानी ही पड़ेगी कि भाई इतना कॉन्ट्रैक्ट मैंने सप्लाई किया, सो दैट जैसा इनकम टैक्स में ना बेटा आप अपनी रेवेन्यू नहीं छुपा पाओ, वही पर्पस यहाँ पे आया हुआ है टीडीएस का सिस्टम भी। ओके सर, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, सर अगर आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने जिसने भी टीडीएस कट किया है वो अगर टीडीएस टाइम पे जमा नहीं कराता तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वही 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बेटा। एंड अगर मान लो इन्होंने डिफॉल्ट किया टीडीएस कट करने में और पे करने में, तो सेक्शन नंबर 73 या 74 का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा टू रिकवर द अमाउंट ऑफ टीडीएस। क्लियर? समझा मेरी बात? डन। और हाँ, अगर कभी मान लो एक्सेस टीडीएस काट लिया इन्होंने, तो ऐसे केस में अगर रेसिपिएंट के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला गया और उसने वो क्लेम कर लिया वहां पे, तो ऐसे केस में देयर इज नो पॉइंट ऑफ क्लेमिंग द रिफंड, अदरवाइज रिफंड क्लेम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके अच्छा, एक बात और, सर किन किन केस में टीडीएस नहीं करता उसका एक जीएसटी के लॉ कमेटी ऑफ जीएसटी काउंसिल ने एक सर्कुलर टाइप दिया था, वो भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, सो दैट आपको एक समरी में मिल जाएगा कहां का टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। सर फर्स्ट, टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख अंडर कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज मोर देन 2.5 लाख फॉर बोथ टैक्सेबल एंड एग्जम्प्ट सप्लाई, पर उसमें टैक्सेबल पोर्शन इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 लाख। देन रिसीट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, देन रिसीट ऑफ गुड्स विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, एग्जम्प्ट के केस में टीडीएस की जरूरत नहीं होती है। देन सर गुड्स विच आर नॉट लेविएबल टू जीएसटी, भाई वो 6 गुड्स घूम लो या झूम लो, वो सप्लाई करो, लेवी नहीं होता जीएसटी टीडीएस क्या खा काटोगे उस पर। देन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर एफ, सर सप्लायर का लोकेशन, मान लो राजस्थान है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी राजस्थान है, पर जो टीडीएस डायरेक्टर है रेसिपिएंट उसका लोकेशन कोई और स्टेट है, मान लो वो महाराष्ट्र है, तो ऐसे केस में सप्लायर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा राजस्थान का बेटा, और
जो रेसिपिएंट है वो कहाँ है बेटा, महाराष्ट्र में, वो कैसे राजस्थान का एसजीएसटी का टीडीएस कर पाएगा। इसलिए अगर सप्लायर का लोकेशन एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एक सिंगल स्टेट में है विच इज अदर देन द स्टेट ऑफ रेसिपिएंट, तो ऐसे केस में टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देन सर नेक्स्ट पॉइंट, शेड्यूल 3 में आपके ट्रांजेक्शन कवर है तो उस पर जीएसटी लेवी नहीं होता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिडक्टिंग द टीडीएस। देन 1 अक्टूबर 2018 से पहले टीडीएस था ही नहीं, हटाओ उसको। देन एनी अमाउंट विच वाज पेड इन एडवांस बिफोर 1 अक्टूबर 2018, अब ये काम का पॉइंट नहीं, 2018 से पहले वाले केस में टीडीएस की जरूरत नहीं थी बेटा। देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अगर रेसिपिएंट लाइबिलिटी तो पूरा टैक्स उसको पे करना है, वहां पे कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। देन वेयर द पेमेंट इज टू बी मेड टू एन अनरजिस्टर्ड सप्लायर, अनरजिस्टर्ड सप्लायर से अगर आपने सप्लाई लिए तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एंड देन वेयर द पेमेंट रिलेट्स टू सेस कंपोनेंट, बेटा टैक्स वाले पोर्शन पे तो टीडीएस नहीं करता है, तो सेस हो या जीएसटी हो या आईजीएसटी हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कोई भी जीएसटी वाला कंपोनेंट है उस पे कोई टीडीएस नहीं करता है। क्लियर, डन, ये टीडीएस की सारी बातें खत्म होती है। अब आ रहा हूं कहां, टीसीएस, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, दिल थाम के बैठेगा बेटा, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जहां पर जो कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस के लिए, वो पेमेंट पहले जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के अकाउंट में और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पीरियोडिकली अकाउंट सेटलमेंट करता है सारे सप्लायर्स का। क्लियर, जैसे अमेजोन पर मेरा स्टोर रजिस्टर्ड है और आपने आके कुछ परचेज किया, आपने जो परचेज किया उसका पेमेंट जा रहा अमेजोन के अकाउंट में, तो ऐसे केस में मैं सप्लायर हूं, आप रेसिपिएंट और ईसीओ अमेजोन, उसके अकाउंट में पैसा अगर जा रहा है तो ईसीओ जब मेरा अकाउंट सेटलमेंट करेगा तो उसके लिए बोल दिया कि आपको 1% टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा और वो टीसीएस आपको जमा कराना पड़ेगा गवर्नमेंट को बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ बाय फाइलिंग जीएसटीआर 8। और सर जो उसने टीसीएस कलेक्ट करके जमा कराया गवर्नमेंट को वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजर में आ जाएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा अपने रिटर्न फाइल करते वक्त और वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजर में अमाउंट आ जाएगा और मेरे को टैक्स पे करने में वो अमाउंट यूज आ जाएगा। क्लियर, ये कहानी है। और कभी भी सप्लायर ने जो आउटवर्ड सप्लाई का अपना जीएसटीआर 1 सबमिट किया है और इन्होंने जो जीएसटीआर 8 सबमिट किया है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी आई तो ऐसे केस में सर या तो ईसीओ को बोला जाएगा तू करेक्ट कर, या तो तेरे से गलती हुई, या फिर सप्लायर ने वो सप्लाई नहीं दिखाया, तो ऐसे केस में सप्लायर की आउटवर्ड लायबिलिटी बढ़ जाएगी, उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये टैक्स चोरी कवर करने का, टैक्स चोरी को पकड़ने का ये सिस्टम आया हुआ बेटा। अच्छा, रेट ऑफ टीसीएस कितना है 1%, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी और इंटरेस्ट रेट है तो 1% इज द आईजीएसटी। पर ये 1% किसका, 1% ऑफ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या होता है, मान लो जनवरी महीने में मैंने बहुत सारा सेल किया, मान लो मंगल नाम का एक स्टोर है कहां पर, अमेजोन पे, मैंने बहुत सारा सेल किया, अब कुछ रिटर्न भी तो हुआ होगा, तो नेट ऑफ रिटर्न कितना मैंने सेल किया, क्लियर, टोटल सेल मैंने टोटल रिटर्न्स कितना हुआ मेरा, जो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई होगा अदर देन जीएसटी कंपोनेंट हटा दो, तो नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई जो होगा उसका 1% इज द अमाउंट ऑफ टीसीएस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करके पे करना पड़ेगा। क्लियर, अच्छा टैक्सेबल सप्लाई पे करना है, एग्जाम सप्लाई पे नहीं करना है। आगे हम सेम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कुछ कंडीशंस हम बात कर लेंगे। जैसे सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो ध्यान रखिएगा बेटा, पहली बात तो अगर आप गुड्स के सप्लायर हो और अगर आप ईसीओ के थ्रू सप्लाई करो जहां पे टीसीएस कंपलसरी, तो वहां पे इस सप्लायर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता है। पर हाँ, सर्विसेज के केस में 20 लाख का बेनिफिट दिया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर सर्विस सप्लायर है जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो ऐसे केस में टीसीएस काटने की जरूरत नहीं है। क्लियर सर, ऐसे 2-3 पॉइंट हम आगे और पढ़ लेंगे। ओके, अब जो टीसीएस कलेक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, उसको मंथली तो जीएसटीआर 8 सबमिट करना ही करना है, उसको एक एनुअल स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा सर बाय 31 दिसंबर या उससे पहले एनुअल स्टेटमेंट। और एनुअल स्टेटमेंट में ध्यान रखना 31 दिसंबर या उससे पहले उसको करना पड़ेगा। अगर कोई करेक्शन थे उसके तो जो भी उसने जीएसटीआर 8 सबमिट किया अब तक उसमें कोई करेक्शन थे तो उससे पहले उसको करेक्शन करना होगा, उसके बाद करेक्शन अलाउड नहीं है। ओके, अब ध्यान रखना सरकार एक बात और, असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से रिगार्डिंग कितना स्टॉक है हर सप्लायर का, कितना अपने टीसीएस कलेक्ट किया है, और वो सारी इंफॉर्मेशन उसको नेक्स्ट 15 डेज में सबमिट करनी पड़ेगी टू द डिपार्टमेंट। और अगर उसने नेक्स्ट 15 वर्किंग डेज में ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करी तो सीजीएसटी में 25,000 तक का पेनल्टी चार्ज हो सकता है। किस पर, उस ईसीओ पर। क्लियर, अगर उसने इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करी तो। क्लियर, पक्का बच्चों। ओके सर, सबसे पहली बात एक बात ध्यान रखना, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं आपसे बेटा। सर टीसीएस कलेक्ट करेगा ईसीओ और जमा कराएगा गवर्नमेंट को और वो इलेक्ट्रॉनिक कैश रेजिस्टर में आ जाएगा। सप्लायर के रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में बात कर चुका हूं। अच्छा, ईसीओ जिसको टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आती है उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसको कोई 20 लाख का बेनिफिट नहीं है। अच्छा, एक सर्कुलर आता है टी बोर्ड ऑफ इंडिया के लिए। सरकार यहाँ पे क्या होता है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की तरह प्लेटफॉर्म बनाया है बेटा, जहां पर सर ऑक्शनियर जो ऑक्शन कराता है और बायर और सेलर सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आते हैं और चाय का वहां पे सेल होता है बेटा।
तो ऐसे केस में सिंस पेमेंट जो आ रहा है वो टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अकाउंट में आ रहा है, मतलब ईसीओ के अकाउंट में आ रहा है, तो क्या वहां पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? यस, बिल्कुल आएगी, क्योंकि अमाउंट जो आ रहा है वो पहले ईसीओ के अकाउंट में आ रहा है और फिर ईसीओ पीरियडिकली अकाउंट सेटलमेंट करता है सारे सप्लायर का, तो वहां पे टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। सेकंड थिंग, ऑक्शनियर का जो कमीशन होता है वो भी पहले टी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास आता है और उसके बाद ऑक्शनियर को कमीशन पास ऑन होता है थ्रू टी बोर्ड ऑफ इंडिया, तो वहां पर भी सिंस वो सर्विसेज सप्लाई करा थ्रू ईसीओ, जहां पे पेमेंट आ रहा है ईसीओ के अकाउंट में पहले, तो वहां पे भी टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी। क्लियर? अब सर रिगार्डिंग टीसीएस, वही लॉ कमेटी ऑफ जीएसटी काउंसिल ने कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन लिखे थे जिससे आपको टीसीएस के प्रोविजन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा बेटा, अगर पेमेंट डायरेक्टली सप्लायर के अकाउंट में आ रहा है, कस्टमर खरीद रहा है और डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में पैसा आ रहा है, ईसीओ के अकाउंट में नहीं आ रहा, तो टीसीएस की बात नहीं आएगी। ओके सर, फर्स्ट पॉइंट, इज इट मैंडेटरी फॉर एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन? नहीं, केवल टीसीएस अगर एप्लीकेबिलिटी आती है उस पर तो ही कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, नहीं तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। सेकंड, वेदर अ सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज सप्लाइंग थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी एंटाइटल्ड टू थ्रेशोल्ड लिमिट? सबसे पहली बात, गुड्स के केस में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं मिलेगी सर, उसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पर सर्विसेज के केस में थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट मिलेगा 20 लाख का। देन अच्छा, अब वो 4 स्टेट में तो 10 लाख का बेटा सर्विसेज में। ओके, देन वेदर टीसीएस इज रिक्वायर्ड टू बी कलेक्टेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय अनरजिस्टर्ड सप्लाईज through their portal? No TCS is required to be collected. Then whether e-commerce operator is required to obtain registration in every state or union territory in which suppliers listed on their e-commerce platform are located to undertake the necessary compliance as mandated under the law? Yes, आंसर है yes। पता है क्यों? क्योंकि सर ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन पर कई सारे सप्लायर होंगे जो राजस्थान के होंगे, कई सारे सप्लायर जो होंगे वो मध्य प्रदेश के, गुजरात के, हर स्टेट के होंगे बेटा। अब मान लो राजस्थान के सप्लायर ने अमेजोन के थ्रू राजस्थान के ही कस्टमर को गुड्स बेचा है, तो वो तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाएगा बेटा, और टीसीएस जो कलेक्ट होगा वो भी 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी कलेक्ट होगा बेटा। अब राजस्थान का एसजीएसटी कलेक्ट करने के लिए राजस्थान के अंदर रजिस्ट्रेशन तो होना पड़ेगा ना यार, इसलिए ई कॉमर्स ऑपरेटर को हर उस स्टेट में, हर उस यूनियन टेरिटरी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, भले उसका वहां पे फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो भी उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी सर जहां पे उनके सप्लायर्स लोकेटेड है। ओके सर, सेम वे भले वो फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर हो, फॉरेन ई कॉमर्स ऑपरेटर विच डू नॉट हैव एनी प्लेस ऑफ बिजनेस, उनको भी हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अगर सप्लायर आर लोकेटेड इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। देन इज इट नेसेसरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर हु आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड हैव जीएसटीएन टू हैव सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर टीसीएस एज वेल? इस लॉ कमेटी ने जो क्लेरिफिकेशन दिया उसने बताया कि टीसीएस के लिए आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर होना कंपलसरी है। भले आप जैसे मान लो अमेजन का खुद का नॉर्मल एक सप्लायर की तरह रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी है, पर उसको टीसीएस कलेक्ट करने के लिए एक सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा, तभी तो जीएसटीआर 8 सबमिट कर पाएगा भाई। देन एट व्हाट टाइम शुड द ईसीओ कलेक्ट द टीसीएस? एट द टाइम ऑफ सप्लाई। एट द टाइम ऑफ सप्लाई उसको टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा। अब भले ही पेमेंट रेसिपिएंट 1 महीने बाद दे रहा है सर, उससे कोई कंसर्न नहीं है, जिस दिन सप्लाई हो गया उस दिन उसको ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर? जमा कराना पड़ेगा अगले महीने की 10 तारीख तक, भले ही पेमेंट नहीं आया रेसिपिएंट से फिर भी। देन वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन एग्जाम सप्लाईज? नो, एग्जाम पे कोई टीसीएस नहीं करेगा। देन वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन सप्लाईज विच आर on which the recipient is liable to pay tax under reverse charge? No sir, no TCS is required to be collected on such supplies जिस पे reverse charge मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है पूरा ही, तो रेसिपिएंट को पूरा टैक्स पे करना है। देन अच्छा, यहाँ पे कोई टीसीएस नहीं कटेगा। देन वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर? पहली बात तो ये, अगर कोई पर्सन जिसने कंपोजिशन स्कीम ली है वो अगर ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स सप्लाई कर रहा है जहां पर गुड्स या सर्विसेज सप्लाई कर रहा है जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल है, तो सर वो कंपोजिशन में रह ही नहीं सकता है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम एट ऑल। देन वेदर टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ? इंपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ पे कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। सर इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, सर जब इंपोर्ट होता है तब कस्टम क्लियरेंस जब होता है तब रेसिपिएंट जो इंपोर्ट होता है उसी को टैक्स पे करना पड़ता है आईजीएसटी एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम द कस्टम एरिया। सर एक तरह से रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट टैक्स पे कर रहा है इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में, तो उसको सर कोई टीसीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, भले आपने ईसीओ के थ्रू इंपोर्ट किया है। देन वेदर पेमेंट ऑफ टीसीएस थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद ईसीओ फॉर डिपॉजिटिंग टीसीएस? नो सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को कैश में ही पे करना पड़ता है, और सर जो टीसीएस जमा कराया है वो टीसीएस का क्रेडिट जो मिलेगा रेसिपिएंट जो सप्लायर है उसको, सर वो भी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। क्लियर? देन 1 नंबर 13, इट इज वेरी कॉमन दैट कस्टमर्स ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर रिटर्न द गुड्स? यस सर, 30 दिन का रिटर्न पॉलिसी होता है, देखना अमेजन वगैरह पे कई सारी गुड्स में। हाउ दीज सेल्स रिटर्न्स आर गोइंग टू बी एडजस्टेड? सबसे पहली बात हमने बात कर ली, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पे ही आपको क्या करना है, टीसीएस कलेक्ट करना है। जनवरी मंथ में 1 करोड़ का सेल हुआ, 30 लाख का रिटर्न हो गया, तो नेट 70 लाख पे ही टीसीएस कलेक्ट होगा। क्लियर? अब पॉइंट नंबर 14 आता है, अंडर सेक्शन 52 ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट
TCS on the net value of taxable supply net of returns. Sometimes sales return is more than the sales and hence negative amount be reported. तो सर हो सकता है ना यार, मैंने जनवरी महीने में बहुत सारा सेल किया पर रिटर्न कब आया बेटा, फरवरी मंथ में आया। तो ऐसे केस में क्या होगा साहब, मान लो फरवरी की सेल कम थी जबकि रिटर्न बहुत ज्यादा हो गया, तो नेगेटिव जो सेल होगा उसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, मतलब कोई नेगेटिव टीसीएस नहीं है बेटा, कोई नेगेटिव टीसीएस नहीं है। ऐसे केस में इट विल बी इग्नोर्ड। अच्छा ध्यान रखना, जैसे मान लो नेगेटिव 20 लाख रुपए हो गया तो फरवरी मंथ में कोई टीसीएस नहीं है और ये 20 लाख को अगले महीने में भी एडजस्ट नहीं करेंगे, मतलब इट विल नॉट बी एडजस्टेड इन द करंट एज वेल एज फ्यूचर पीरियड, मतलब इट वुड बी इग्नोर्ड इन द करंट एज वेल एज फ्यूचर टैक्स पीरियड्स। सो ये टीसीएस के सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब ये पूरा सर्कुलर भी बता दिया मैंने आपको। भारत माता की जय। आई होप माहौल बन रहा है, आई होप टीडीएस टीसीएस रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोविजंस क्लियर है आपको। पर हाँ सर, सक्सेस कब मिलेगी, जब आपके एंड पे पूरा होगा। आई होप यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दिस रिवीजन लेक्चर्स। माहौल बनना चाहिए और भारत माता की जय होनी चाहिए। मैं कमेंट बॉक्स में देखना चाहता हूं भारत माता की जय। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।